दोस्तों, पिछले ही दिनों जब गर्मियां शुरू हुई तो मेक्सिको से एक अजीब सा वीडियो सामने आया। इस वीडियो में कुछ लोग स्टिंगरे नामक चपटी सी दिखाई देने वाली मछलियों के स्टिंग यानी डंक उखाड़ रहे थे। जब लोगों ने इस वीडियो के बाबत जानकारी बटोरना शुरू किया तो पता चला कि यह वीडियो मेक्सिको शहर के हुआताबाम्पो का है और स्टिंगरे मछली का डंक उखाड़ने वाले ये व्यक्ति असल में सरकारी कर्मचारी है जो प्रशासन के आदेश पर ऐसा कर रहे हैं। दरअसल मार्च और अप्रैल का महीना स्टिंगरे मछलियों के मिलन का महीना होता है और इस दौरान ये सारी मछलियाँ उथले पानी में किनारों की ओर इकट्ठी हो जाती हैं और ठीक इसी दौरान मैक्सिकन कर्मचारी बेचारे इन मछलियों को पकड़कर इनके कांटे नुमा डंक उखाड़ रहे थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टिंगरे का डंक या कहिए कांटा उनके लिए बड़ा ही आवश्यक होता है। इस कांटे की मदद से ही वो खतरों से खुद को बचाती है और यह कांटा मानवों के किसी काम तो आता नहीं, तो फिर आखिर मेक्सिको का प्रशासन बेचारी इस मछली पर इस तरह का अत्याचार क्यों कर रहा था। चलिए वीडियो की चर्चा इसी विषय से शुरू करते हैं। दोस्तों, समुद्र में ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो स्टिंगरे मछली को अपना शिकार बना सकते हैं। विशेषकर के शार्क और सील जैसे शिकारी तो देखते ही इस मछली पर टूट पड़ते हैं और खुद को शिकार बनने से बचने के लिए स्टिंगरे अपना डंक हमलावर जीव को चुभो देती है। स्टिंगरे का डंक कितना घातक होता है ये इस मछली के विभिन्न उपप्रजातियों पर निर्भर करता है। हालांकि इंसानों के लिए डंक तब तक जानलेवा बिल्कुल नहीं होता जब तक ये हमारे किसी अंदरूनी अंग को नुकसान ना पहुंचा दे। उदाहरण के लिए स्टीव इरविन की मौत स्टिंगरे का डंक लगने से ही हुई थी। यदि आप वर्ष 2000 के आसपास स्टार प्लस के सीरियल देखने की बजाय मेरी तरह डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफी चैनल देखने के शौकीन थे तो निश्चित ही आप स्टीव इरविन से परिचित होंगे। वो जानवरों के बारे में गजब की जानकारी रखते थे। नेशनल ज्योग्राफी एवं डिस्कवरी पर उनके शो बड़े ही पसंद किए जाते थे जिनमें वो जहरीले एवं शिकारी हर प्रकार के जीवों का सामना करते थे। वर्ष 2006 के दौरान एक स्टिंगरे ने अपना जहरीला कांटा उनकी छाती में धंसा दिया था जिस वजह से मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। लेकिन यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि स्टीव इरविन ने स्टिंगरे को अपने सीने के पास पकड़ रखा था, तभी उस मछली ने अपने कांटे से हमला किया। अब चूंकि इस मछली का कांटा 8 से 12 इंच या उससे भी अधिक लंबा हो जाता है तो ऐसे में पकड़ी गई स्टिंगरे ने स्टीव इरविन के सीने पर जब हमला किया तो उसका कांटा स्टीव की छाती की पसलियों से होता हुआ सीधा उनके हृदय में धंस गया। हृदय में पंचर होने के कारण स्टीव को भारी मात्रा में रक्तस्राव हुआ और जब तक कोई चिकित्सीय सहायता उन तक पहुंच पाती वो दम तोड़ चुके थे। यानी भले ही स्टिंगरे के कांटे से एक महान प्रकृतिवादी की मौत हो गई, परंतु आमतौर पर इस मछली के कांटे से इंसान की जान नहीं जाती, बल्कि स्टिंगरे का जहर भरा कांटा हमें केवल दर्द ही देता है। हाँ, ये दर्द बड़ा ही भयंकर होता है। यदि मधुमक्खी से तुलना की जाए तो माना जाता है कि इनकी तुलना में स्टिंगरे द्वारा काटे जाने पर करीब 5 गुना अधिक दर्द होता है। साथ ही ये दर्द कई दिनों तक लगातार बना रहता है। मतलब साफ है कि यदि इस मछली का डंक इंसानों के किसी अंदरूनी अंग को चोटिल ना करे बल्कि वो डंक इंसानों के हाथ या पैर आदि पर ही चुभे तो आदमी की जान को कोई खतरा तो नहीं होता, लेकिन दर्द अवश्य इतना भयंकर होगा कि अगले कई दिनों तक ना वो व्यक्ति सो पाएगा और ना ही चैन से बैठ पाएगा। यही वजह है कि जब स्टिंगरे मछली समुद्री किनारों के पास आती है तो इंसान इन किनारों से दूरी बना लेते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि वो सागर के रेत में टहल रहा हो तभी उस रेत में छुपी स्टिंगरे अपना कई इंच लंबा कांटा उसके पैर में चुभोकर उसे भयंकर पीड़ा का एहसास कराए। यही वजह रही कि मैक्सिकन तट हुआताबाम्पो, जहां गर्मी शुरू होते ही भारी मात्रा में स्टिंगरे मछलियां इकट्ठी होती है, पर इंसानों ने आना छोड़ दिया। ऐसे में प्रशासन को लगा कि ये तो उनके लिए बड़ा नुकसान है। भाई, जब पर्यटक ही नहीं आएंगे तो भला शहर और देश की दुकानदारी कैसे चलेगी। पर्यटक आते हैं तभी तो किनारों पर चकाचौंध होती है। बस उसके बाद प्रशासन ने आओ देखा न ताओ तुरंत कुछ कर्मचारियों को आदेश दिया कि जाओ किनारों पर घूम रही स्टिंगरे मछलियों को पकड़ो और उन सबके कांटों को ही उखाड़ दो ताकि पर्यटक वापस से इन किनारों पर लौट आए। लेकिन जरा सोच के देखिए कि क्या ऐसा करना सही है। मतलब ये समुद्र, ये किनारे ही तो इन मछलियों के घर है और अब इन बेचारियों को यहाँ रहने की सज़ा उनका एक अंग उखाड़ कर दी जा रही है ताकि इंसान इन किनारों पर मौज मस्ती कर सके। जरा ये सोचो कि आखिर ये स्टिंगरे जाए कहाँ। पानी में सांस लेने वाला ये जीव अब पहाड़ों पर तो बस नहीं सकता, और यदि मान लो किसी तरह से ये पहाड़ों पर बस भी जाए तो क्या हम इंसान इन्हें वहाँ शांति से रहने देंगे? बिल्कुल नहीं। अगर इन्हें इंसानों से खुद को बचाना है तो मेरे ख्याल से इनके लिए मंगल ग्रह सबसे बेहतर जगह होगी। ये और बात है कि हम मंगल पर भी अपना आसन जमाने की तैयारी कर रहे हैं। खैर, जब यह वीडियो इंटरनेट पर फैला तो लोगों ने स्टिंगरे का कांटा उखाड़ने वाले मेक्सिको को खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। ऐसे में इस देश के इकोलॉजी विभाग के एक अधिकारी ने जवाब दिया कि स्टिंगरे का कांटा उखाड़ने से उन्हें
कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसा करने से वो मरती नहीं है और ये कांटा अगले कुछ ही महीनों में दोबारा भी उग आता है। कोई उस अधिकारी को समझाओ कि अरे मूर्खों के सरदार, यदि तेरे सर के सारे बाल उखाड़ दिए जाए तो इससे तू मरेगा तो बिल्कुल नहीं, और अगले कुछ ही महीनों में तेरे बाल वापस भी आ जाएंगे, तो क्या तू अपने बाल उखड़वाने को राजी हो जाएगा? पहली बात तो स्टिंगरे मछली का कांटा उसके शरीर का ही हिस्सा होता है। जब इसे उखाड़ा जाता है या ये मछली किसी जीव के शरीर में इस कांटे को घुसेड़ते हुए खुद ही अपने कांटे को उखाड़ देती है तो इस मछली को भयंकर पीड़ा होती है। कई बार तो स्टिंगरे मछली की कुछ मांसपेशियां भी कांटे समेत ही फट जाती है, जिस कारण बेचारी स्टिंगरे की मौत भी हो सकती है। यही वजह है कि स्टिंगरे जल्दी से किसी जीव पर हमला नहीं करती, बल्कि ये कांटा इस मछली द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला अंतिम हथियार होता है। दूसरी बात यह सच है कि स्टिंगरे का कांटा कुछ ही महीनों में दोबारा उग आता है, लेकिन उन कुछ महीनों के दौरान इस मछली का जीवन भारी संकट में रहता है, क्योंकि प्रकृति द्वारा खुद की रक्षा के लिए दिया गया एक बहुत बड़ा हथियार इस मछली के पास नहीं होता। वैसे जब यह मामला गरमाया तो मेक्सिको के पशु प्रेमी लोगों ने उस अधिकारी के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज कर दी, जिस अधिकारी ने स्टिंगरे मछली के डंक को हटाने के आदेश दिए थे। शुक्र है कि कोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया। कोर्ट में मामला जाने के बाद स्टिंगरे के खिलाफ चल रहे इस अत्याचार को तुरंत बंद कर दिया गया और अधिकारी ने माफ़ी मांगी और कहा कि आगे से वो कभी इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस तरह के अमानवीय कदम दुनिया भर में उठाए जाते रहे हैं। न्यू जर्सी, जो कि अमेरिका का एक राज्य है, में उन तटों के आसपास जहां इंसान घूमना पसंद करते हैं, करोड़ों की संख्या में क्लोरीन की गोलियां फेंक देने का मामला सामने आया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार जब पानी में अत्यधिक मात्रा में क्लोरीन घुल जाता है तो ये प्रतिक्रियाशील रसायन समुद्री कशेरुकी प्राणी और मछलियों के शरीर में रासायनिक जलन पैदा कर सकता है, जिस कारण ये जीव किनारों से दूर रहते हैं। अत्यधिक क्लोरीन मिला पानी मछली के शरीर में पहुंचकर उनके गलफड़ों को जला देता है, जिस कारण दम घुटने से वो मारी जाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कोरोना काल के दौरान स्पेन के तट पर तो बड़ी मात्रा में अल्कोहल एवं ब्लीच का छिड़काव किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि समुद्री तटों को विषाणु रहित बनाया जा सके। यदि कोई व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है तो इस अल्कोहल छिड़के रेत के संपर्क में आने से उस व्यक्ति के शरीर से निकले कोरोना के विषाणु मारे जाएंगे। इस तरह के सुरक्षा उपाय अपनाने के पीछे का मकसद लोगों को तटों की ओर आकर्षित करना एवं कोरोना का खात्मा कर डालना बताया गया। लेकिन इस बेतुके कदम से क्या स्पेन कोरोना को रोक पाया? बिल्कुल नहीं। कोरोना काल के समय स्पेन के साथ साथ पूरा यूरोप त्राहिमाम कर रहा था। उल्टा इस कदम से समुद्री जीवों को बड़ा नुकसान हुआ। दरअसल स्पेन में ब्लीच और अल्कोहल का छिड़काव इतनी अधिक मात्रा में किया गया था कि इसके लिए बाकायदा बड़े ट्रैक्टर इस्तेमाल में लाने पड़े थे। इन ट्रैक्टर्स के टायर के नीचे आकर किनारों पर बसेरा बनाने वाले हजारों पक्षियों के अंडे एवं घोंसले तबाह हो गए। अल्कोहल एवं ब्लीच के घोल के जरिए किनारों की रेत पूरी तरह से भिगो दी गई थी और बाद में जब ज्वार भाटिया प्रभाव के कारण लहरें ऊंची उठी तो रेत में मौजूद ये केमिकल समुद्र के पानी में घुल गया और इसने बड़ी संख्या में समुद्री जीवों का विनाश किया। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार अगले करीब एक सप्ताह तक किनारों पर लाखों की संख्या में मरी हुई मछलियां रोजाना देखी गई। जीवों के लिए कार्य करने वाली संस्थाओं का दावा था कि स्पेन सरकार ने मूर्खतापूर्ण कृत्य करने से पहले किसी भी जीव वैज्ञानिक से कोई राय नहीं ली थी। वैसे स्पेन की सरकार राय लेती भी क्यों? भाई इन सरकारों को इंसानों की तो कोई परवाह होती नहीं, तो भला ये मासूम जीवों की परवाह क्यों करेंगे? कोई मरे या जिए, नेताओं को तो बस अपने ऐशो आराम को देखना होता है। वैसे सिर्फ नेताओं को दोष देना भी ठीक नहीं है। वस्तुतः हम सबकी मानसिकता ही ऐसी है। अपने मनोरंजन के लिए हमने जानवरों को चिड़ियाघरों में कैद करके रखा है, लेकिन उतने से भी हमारा मनोरंजन पूरा नहीं होता और हम पहुंच जाते हैं सफारी जीप पर लदकर जंगल में जंगली जानवरों को निहारने। सोचो आप कोई चीता हैं, आप अपनी पूरी जान लगाकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हो, हिरण को पकड़ते हो, तभी आप पाते हो कि चारों ओर से लोग अपनी जीपों में बैठकर आपको घूर रहे हैं, आपकी तस्वीरें ले रहे हैं। प्रत्येक सफारी जीप ड्राइवर जितना अधिक हो सके आपके पास अपनी जीप को अड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब आपको कितना अजीब लगेगा? ये पूरी तरह से अराजकता नहीं तो और क्या है? आप जानकर शायद चौंक जाए, लेकिन अफ्रीका में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने वाले लोगों द्वारा दावा किया जाता है कि अनेकों बार सफारी जीप शिकारी जानवरों के इतना करीब आ जाती है कि चीते एवं तेंदुए डर के मारे
खुद के द्वारा पकड़े गए शिकार को छोड़ देते हैं और शिकार वापस से भाग खड़ा होता है। वर्ष 2022 के दौरान एक सफाई ड्राइवर ने 2 चीता शावकों को अपनी गाड़ी के टायर से ही कुचल डाला था। वो चीता शावक बेचारे गाड़ी के टायर के नीचे ये सोचकर घुस गए कि चलो थोड़ी देर छांव मिल जाएगी, और अकल से पैदल ड्राइवर ने बिना देखे ही गाड़ी चला दी। ये सोचने की बात है कि बेचारे जंगली जानवर बेहद अधिक मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। जंगल इनका घर है जहां वो रात दिन जीने के लिए संघर्ष करते हैं। जंगल कोई पर्यटन स्थल नहीं है, और जो कोई इंसान जंगलों को पर्यटन स्थल मानता है उनके लिए सरकार द्वारा ये कानून बनाना चाहिए कि बेशक जंगल में घूमने जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर जीप पर लदकर नहीं, पैदल जाओ। किसी बाघ को शिकार करते हुए देखने का शौक है तो जाओ पैदल और जी भरकर अपना शौक पूरा करो। किस्मत ने साथ दिया तो शौक पूरा होगा, अन्यथा किसी बाघ का पेट भरने के काम तो अवश्य आ ही जाओगे। सवाना में हुए एक अध्ययन में ये पाया गया कि जब से जंगलों के भीतर मानव दखलंदाजी अधिक हुई है, तब से विल्डेबिस्ट पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज गति से एक इलाके से दूसरे इलाके की ओर माइग्रेशन करने लगे हैं, क्योंकि विल्डेबिस्ट के प्रवास के दौरान उनके पास अक्सर इतनी सारी जीप और कारें इकट्ठी हो जाती हैं कि उनसे बचने के लिए वो बेचारे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। अनेकों बार व्यक्ति अपनी कारों को उन स्थानों पर खड़ी कर देते हैं जिन स्थानों से विल्डेबिस्ट नदियों में उतरते हैं, क्योंकि इंसानों को ये देखना होता है कि नदी में बैठे मगरमच्छ किस बेरहमी से इस प्राणी को अपना शिकार बनाते हैं। यानी इंसान इन विल्डेबिस्टों का रास्ता ही रोककर खड़े हो जाते हैं, जिस वजह से वो बेचारे ऐसे रास्तों से नदी में उतरने को मजबूर होते हैं जो रास्ते अधिक ऊंचे एवं खतरनाक रहते हैं। यही वजह है कि इन ऊंचाइयों से गिरकर बड़ी संख्या में ये प्राणी मारे जा रहे हैं और इंसानों का मनोरंजन हो रहा है। वैसे ये कहना भी गलत होगा कि हम हमेशा ही जानवरों के जीवन को उनसे छीनने का काम करते हैं। कई बार कुछ लोग जानवरों को नया जीवन देने के भी भरसक प्रयास करते हैं। ये और बात है कि उनके ये प्रयास भी बाद में विनाश का ही कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए इस मछली को देखिए जिसे जेब्रा शार्क कहा जाता है। ये अन्य शार्कों से थोड़ी छोटी होती है और इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होती, परंतु आज ये मछली विलुप्ति के कगार पर खड़ी है। जेब्रा शार्क दूसरी शार्क प्रजातियों की तुलना में काफ़ी विशेष है। इनके पास लंबी पूंछ होती है जिस कारण ये काफ़ी प्यारी दिखाई पड़ती हैं। यही वजह रही कि इंडोनेशिया के एक पशु संगठन ने इस मछली को बचाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ जेब्रा शार्कों को पकड़कर उनका प्रजनन कराया जाए, और जब उनके अंडों से नन्ही शार्कें बाहर आएंगी तो बड़ी होने पर उन नई पैदा हुई शार्कों को समुद्र में छोड़ दिया जाएगा। अब सुनने में प्रोजेक्ट काफ़ी दिलचस्प लगता है। जेब्रा शार्क एक बार में ही 50 से अधिक अंडे दे देती है, जिनमें से अधिकांश अंडों को अन्य समुद्री जीव खा जाते हैं। ऐसे में यदि इस मछली के अंडे मानव निगरानी में रहेंगे तो निश्चित ही वो अंडे सुरक्षित भी रहेंगे और तेजी से इन शार्कों की संख्या बढ़ेगी। बस उसके बाद जेब्रा शार्क बचाओ संगठन के गोताखोर समुद्र में उतरे, क्योंकि अपने प्रोजेक्ट के लिए उन्हें कुछ जेब्रा शार्क तो चाहिए ही थी। लेकिन ये मछली समुद्र में इतनी दुर्लभ है कि महीनों तक खोज करने के बावजूद भी ये संगठन मात्र 3 जेब्रा शार्क ही खोज पाया। अच्छी बात यह थी कि उनमें से 2 मादाएं थी, यानी अब छोटे रूप में ही सही पर संगठन अपना कार्य शुरू कर सकता था। अगले कई वर्षों के दौरान कुछ अन्य जेब्रा शार्क भी पकड़ी गई और लगभग 6 सालों के बाद उन शार्कों के अंडों से बाहर आई छोटी शार्क मछलियां पहली बार समुद्र में छोड़ी गई। इन नन्ही शार्कों की पहली खेप को जब आज़ाद किया गया तो उनकी संख्या 500 से भी अधिक थी। यानी अब इस संगठन को पूरा यकीन था कि जल्द ही जेब्रा शार्क समुद्र में हर ओर तैरती हुई दिखाई देगी। लेकिन बड़ी ही निराशाजनक बात यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट पर पिछले 21 वर्षों से कार्य चल रहा है, परंतु इसके बावजूद भी जेब्रा शार्क समुद्र में दिखाई दे पाना बड़ा ही दुर्लभ बना हुआ है। इन 21 वर्षों के दौरान अनेकों बार हजारों की संख्या में छोटी जेब्रा शार्क समुद्र में छोड़ी जा चुकी हैं। फिर भी आखिर क्या वजह है जो उनकी संख्या समुद्र में बढ़ नहीं पा रही? दरअसल इसकी वजह साफ है। कल्पना कीजिए कि 100 व्यक्ति जाकर एवरेस्ट पर्वत पर रहना शुरू कर दे। ऐसे में एवरेस्ट के कठोर मौसम और कम ऑक्सीजन के कारण वो लोग एक एक करके मरने लगेंगे, और फिर जब उन 100 लोगों में से बस 2-4 लोग ही जिंदा बचे तो हम ये सोचे कि उन बचे हुए लोगों को एवरेस्ट से नीचे उतार लाते हैं और उनके मध्य में प्रजनन करा के उनकी वापिस से संख्या बढ़ाकर उन्हें दोबारा से एवरेस्ट पर छोड़ आएंगे। तो क्या एवरेस्ट पर रह रहे इंसानों की आबादी बढ़ जाएगी? बिल्कुल नहीं। जैसे ही हम उस बढ़ी हुई संख्या के इंसानों को वापस से एवरेस्ट पर छोड़ेंगे, वैसे ही एवरेस्ट की ठंड और कम ऑक्सीजन लोगों को वापस से मार डालेगी। ठीक इसी तरह से आज समुद्रों का हाल हो गया है। समुद्रों में लगातार घुलता सीवर का गंदा पानी
करोड़ों टन प्लास्टिक के प्रदूषण ने इन्हें जीवन के लिए बेहद कठोर बना दिया है। कुछ जीव इस प्रदूषण के साथ किसी तरह से खुद को जिंदा रखे हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं रख पा रहे हैं और ज़ेब्रा शार्क उन्हीं जीवों में से एक है। कई रिसर्चों से ये पता चला है कि ये मछलियाँ प्रदूषित माहौल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिस कारण से पिछले 21 वर्षों में हजारों की तादाद में ज़ेब्रा शार्कों को समुद्र में छोड़े जाने के बावजूद भी आज तक इन मछलियों के अस्तित्व पर संकट के गहरे बादल मंडरा रहे हैं। और सिर्फ ज़ेब्रा शार्क ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों का कहना है कि बढ़ते समुद्री प्रदूषण के कारण समुद्र में पाए जाने वाले 28% जीव नष्ट हो चुके हैं तथा एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2100 तक यह संख्या 50% तक पहुंच सकती है। सिर्फ समुद्री ही नहीं, बल्कि पृथ्वी के स्थल पर भी हर दिन जीवों की करीब 100 प्रजातियां समाप्त हो रही हैं। वो प्रजातियां जो करोड़ों सालों से थी, हमसे भी बहुत पहले से, वो हर रोज नष्ट हो रही है। अब इसका जो कारण है वो है जंगली क्षेत्र का लगातार कम होना। जाहिर है जब हम इंसान तरक्की कर रहे हैं तो पूरी पृथ्वी भी तरक्की करेगी ही। जब पेड़ कटेंगे तभी तो बहुमंजिला इमारतें बनेंगी, जब पेड़ कटेंगे तभी तो हर रोज सैकड़ों किलोमीटर लंबे हाईवे बनेंगे। देखा जाए तो ये पेड़ और जंगल हमारी तरक्की में बाधा है, हमारे रास्ते की रुकावटें हैं। इन्हें काटकर हम शानदार निर्माण करते हैं, अभूतपूर्व ऊंचे चौड़े गगनचुंबी निर्माण। हाँ, ये और बात है कि जहाँ भी हम ये शानदार निर्माण करते हैं वहाँ से सभी प्रकार के पशु तो छोड़ो, पक्षी भी गायब हो जाते हैं। कहते हैं कि पक्षियों को कोई सरहद भी नहीं रोक पाती, गलत कहते हैं। आप अपने आसपास नज़र डालिए, शहरों से चिड़िया, मोर, तोते सब गायब हो गए। पता नहीं क्यों, हमारे बेहतरीन निर्माण इन्हें पसंद नहीं आते। हम वो सरहदें बना चुके हैं जो सरहदें पक्षियों को भी रोक सकती है। हालांकि विलुप्त होते जीवों को बचाने के प्रयास भी हम बहुत पहले से ही करते आ रहे हैं। जैसे कि इसे देखें, ये एक तस्मानिया टाइगर का वीडियो है। तस्मानिया टाइगर कुत्ते जैसा दिखाई देने वाला जानवर था, किंतु इस जानवर में मादा के पास कंगारू के समान एक थैली होती थी जिसमें मादा अपने बच्चों को रखती थी। ये विशेषता तस्मानिया टाइगर को एक अनोखा जानवर बना देने के लिए काफ़ी थी। तस्मानिया टाइगर वर्ष 1936 में ही विलुप्त हो गया था। असल में पहले विश्व युद्ध के बाद अनेकों इंसान ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और आसपास के इलाकों में जाकर बसने लगे, जिस कारण से तस्मानिया टाइगर के इलाके अचानक से सिमट गए। इन इलाकों में बसने वाले लोग अपने साथ कुत्तों को भी ले गए। इन कुत्तों के काटने के कारण तस्मानिया टाइगर में बड़ी संख्या में रेबीज बीमारी फैल गई और ये सब के सब मारे गए। इस जीव के अंतिम बचे कुछ जोड़ों को चिड़ियाघरों में रखकर प्रजनन कराने की कोशिशें भी की गई, किंतु सफलता नहीं मिल पाई। ऐसा देखा गया है कि जब किसी जीव से उसके रहने का कुदरती आवास छीन लिया जाता है तो उस जीव की प्रजनन दर में भी कमी आ जाती है। मानो वो जीव अब बस विलुप्त ही हो जाना चाहता है। शायद जिस तरह से हमें अपने निजी जीवन में किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं होती, उसी तरह से इन जानवरों को भी हम इंसानों की दखलंदाजी रास नहीं आती। ये गुण जानवरों में कुदरती होता है, यानी चिड़ियाघर आदि में बेहतर देखभाल करके जीवों को विलुप्त होने से बचाने के प्रयास किए जाना भी एक तरह से इन जीवों की विलुप्ति ही है, इनके स्वभाव की विलुप्ति है। जरा सोचे कि एक शेर की पहचान आखिर किन वजहों से है। हम शेर को एक खूंखार शिकारी के तौर पर जानते हैं जो अपनी कुशलताओं के दम पर जंगल में भैंसों जैसे बड़े जानवरों को मार डालता है। ये शेर जंगलों में एक बहुत विशाल इलाके पर कब्जा करने के लिए भी जाने जाते हैं। इलाकों के लिए इनमें घातक लड़ाइयाँ होती है। क्या हम चिड़ियाघरों में कैद करके शेरों के स्वभाव को बरकरार रख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। चिड़ियाघरों में हमारे पास ऐसे शेर होंगे जिन्हें शिकार करना नहीं आता होगा, एक दूसरे से लड़ना नहीं आता होगा। मतलब हमारे पास शेर तो होंगे, किंतु उन शेरों का स्वभाव, उनकी वो हिंसकता विलुप्त हो चुकी होगी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। हालांकि कई प्रजातियों के मामले में चिड़ियाघरों में संख्या बढ़ाने की कोशिशें सफल भी रही हैं। साइबेरिया बाघ प्रजाति के 2/3 बाघ वन्य जीव अभयारण्य या चिड़ियाघरों में ही मौजूद है। कई बार इन बाघों की संख्या को बढ़ाकर इन्हें वापस जंगलों में भी छोड़ा गया है। इस नीति से इस बाघ की प्रजाति को बेहद फायदा हुआ है। पिछले 15 सालों के दौरान साइबेरिया बाघों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके अलावा शेर जैसे दिखने वाले दक्षिणी अमेरिकी बंदर हों या फिर मध्य और दक्षिणी यूरोप में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के गिद्ध हों, बिना चिड़ियाघरों के इन जीवों की संख्या बढ़ाई ही नहीं जा सकती थी। लेकिन अभी भी इन जीवों की प्रजातियों पर छाया संकट टला नहीं है। इन्हें चिड़ियाघरों में कैद करके बचाया जरूर जा रहा है, किंतु इनके कुदरती आवासों को कैसे बचाया जाएगा? इंसानों की लगातार बढ़ती आबादी को संभालने के लिए इन जानवरों के हिस्से की जगहों को लगातार सीमित किया जा रहा है। शायद आने वाले कुछ
दशकों बाद ये जानवर मात्र चिड़ियाघरों में ही शेष रह जाएंगे, जहां इन्हें एक शोपीस की भांति रखा जाएगा, सिर्फ हमारे देखने के लिए। इनका खुद का ना कोई जीवन होगा, ना कोई सोच और ना ही कोई स्वभाव। हम प्रकृति की सबसे बेहतरीन रचनाओं का अंत कर चुके होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।